हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिव शर्मा। तो आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 5। मैंने लिखा नहीं आज। आज मैं बात करने वाला हूं पार्ट नंबर 5 के बारे में। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर हम कर रहे थे। इसमें हम देख के पता लगी क्या हुआ, क्या करने वाले हैं। तो भाई इन भाई साहब का नाम है जो दिखाई दे रहे हैं बड़े से ग्राफ, इसे बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अभी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते क्यों? देखो, इतना बड़ा पैराग्राफ लिखने के लिए किसी का टाइम नहीं है कि वो इतना बड़ा पैराग्राफ लिखे और फिर देखे। तो इतना बड़ा पैराग्राफ ना लिखने के चक्कर में क्या करते हैं, ग्राफ बना दो। ग्राफ को रीड करना बहुत ही सरल होता है। तो आज हम वही बात करने वाले हैं, कैसे इसको रीड किया जाता है। और वीडियो एंड तक देखना, डेफिनेटली ये बिल्कुल एकदम दिमाग में होगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे इसे। ठीक है, और 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का लेके जाओगे। तो देखो, स्ट्रेस क्या होता है? बेसिकली स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं किसी चीज के ऊपर, किसी भी एरिया के ऊपर स्ट्रेस लगा रहा हूं तो क्या होगा, उसमें इलांगेशन होगी। मान लेते हैं कि वायर है, इस वायर को मैं खींचूं। ठीक है, देखो फिजिक्स है अजम्पशन बेस्ड, तो बस सोच लो ये वायर है, मैं इसको खींचूं तो क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। तो जब ये स्ट्रेच होगी तो एक तो ऐसा होगा वापस चली जाएगी, एक तो वापस जा सकती है, लेकिन एक बार ऐसा होएगा कि वो वापस कभी नहीं जाएगी, मतलब ये डिफॉर्म हो जाएगी। और स्ट्रेन क्या होता है? उस फोर्स की वजह से जो चेंज इन डायमेंशन हो रहा है उसे बोलते हैं हम स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अप्लाई करना, बेसिकली पर यूनिट एरिया, प्रेशर अप्लाई करना। और अगर हम बात करें स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन होता है उसमें उस प्रेशर की वजह से कितनी इलांगेशन आई है, मतलब कितनी वो बॉडी डिफॉर्म हुई है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या होता है, बेसिकली ये ग्राफ स्टार्ट होता है ओ से, ये रहा, ये ओ क्या ओरिजिन, जहां पे स्ट्रेस 0 है, स्ट्रेन 0 है। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे देखो, एक काम करते हैं, इसको एक डायग्राम से करते हैं रिलेट। ये रस्सी है और इस रस्सी के ऊपर मैंने एक फ्रेम लगा दिया, ये रहा। अब मेरे पास यहां पे वेट है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो मैंने क्या किया, अब ध्यान देंगे, मैंने 1 नंबर यहां पे डाला, फिर दूसरा नंबर यहां पे डाला, ये डाल दिया। अब जैसे जैसे इस पे जाऊंगा थोड़ा सा खींचेगा, वायर में एकदम टेंशन आएगी, खिंचाव एकदम सॉरी, हाँ। तो इसके अंदर क्या आएगा, खिंचाव। जब खिंचाव आएगा तो ये स्ट्रेच होएगी, बहुत बढ़िया। मतलब ये है कि ओ से लेके ए तक हमें मिलेगी इलास्टिक लाइन। अभी क्या चीज है, ओ से स्ट्रेस लगा, स्ट्रेस लगा, स्ट्रेस लगा, थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा। देखो कितना स्ट्रेन आएगा, ध्यान से देखें तो इतना स्ट्रेन हुआ है। बट अगर मैं ए से ये दोनों के दोनों उठा के साइड में रख दूं, जब ये दोनों उठा के साइड में रख दूंगा, दोबारा से वायर जैसे खिंची थी, खिंचाव आया था, वो क्या होगा, दोबारा से ठीक हो जाएगी। तो ओ से ए तक हुक्स लॉ ओबे करता है, ओ से ए तक हुक्स लॉ ओबे करेगा। मतलब वो बताएगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना स्ट्रेस बढ़ाऊंगा उतना स्ट्रेन बढ़ रहा है, बजाय कि स्ट्रेस ज्यादा बढ़ाऊंगा लेकिन स्ट्रेन थोड़ा सा हो रहा है। बट दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस करने से स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो स्ट्रेस बढ़ाऊंगा स्ट्रेन बढ़ेगा। अब क्या होगा, ए से बी तक जो बॉडी होती है वो इलास्टिक बिहेवियर शो करती है। मैंने बताया था इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है। इलास्टिक होता है जो अपनी शेप को चेंज नहीं करता है, मतलब डिफॉर्म करता है अंडर द फोर्स, बट आफ्टर रिमूविंग द फोर्स रीगेन कर लेता है अपनी शेप एंड साइज को, उसे बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर। तो ओ से लेके ए तक वो इलास्टिक बिहेवियर शो करता है, और इस लिमिट को बोला जाता है ओ से ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट। अब मैंने क्या किया, ए से थोड़ा सा और स्ट्रेस बढ़ाया, लेकिन ए से थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाने पे मार्कर का ये रहा, ए से ध्यान देंगे, ए से सिर्फ इतना सा स्ट्रेस बढ़ाने पर इसके अंदर स्ट्रेन आ गया। अब ये स्ट्रेन क्या चीज है, मतलब स्ट्रेन ज्यादा आ रहा है। ध्यान देंगे, अगर मैं यहां पे देखूं, स्ट्रेस मैंने इतना अप्लाई किया, देखो ध्यान देते हैं। अब देखो स्ट्रेन कितना है, सिर्फ इतना। हमने स्ट्रेस कितना लगाया और स्ट्रेन कितना आया, लेकिन यहां पे क्या हुआ, स्ट्रेस इतना लगाया लेकिन स्ट्रेन बहुत सारा आ गया है। ए पॉइंट के बाद अगर मैं ज्यादा स्ट्रेस और ज्यादा स्ट्रेस लगाऊंगा, मतलब ये है कि इसके ऊपर अगर मैंने 3 भी रख दिया या 4 भी रख दिया, 3 रखते हैं, 4 छोड़ो, 4 तो बहुत ज्यादा हो गया, मैंने यहाँ पे 3 रख दिया। जब मैंने तीसरे नंबर का वेट इस चीज के ऊपर रखा तो और ज्यादा खींचेगी, इसके अंदर खिंचाव आ जाएगा, जिसकी वजह से ये रस्सी खींचने लग जाएगी। और इस पॉइंट पे धीरे 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 ये जो मतलब ये वायर है बेसिकली, इसके अंदर स्ट्रेच आने लग जाएगा, मतलब ये खींचने लग जाएगी, डिफॉर्म होने लग जाएगी। क्लियर है बी तक। बट
ये ऐसी लिमिट है, इसको बोला जाता है इलास्टिक लिमिट। अब ये ऐसी लिमिट है बी तक, हालांकि ए से तो वैसे भी वो रिगेन कर ही रहा है, लेकिन बी पॉइंट भी ऐसा है, बी पॉइंट के बाद भी इतनी स्ट्रेच होने के बाद भी, मतलब इतनी ज्यादा बॉडी डिफॉर्म होने के बाद भी अगर मैं यहां से छोड़ दूंगा, मान लो प्रेशर अप्लाई करना छोड़ दिया, तो बी से ए तक, ओ तक वापस जाएगी। मतलब ये है कि बी से जो रिकवर करेगी बॉडी वो बी ए ओ पे करेगी, बिल्कुल जितना स्ट्रेच था उतना, जितना मतलब डिफॉर्म हुई थी बॉडी वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। जितनी मैंने खींची, जितना वो खिंचाव आया था और लंबी हो गई थी तो मैंने छोड़ा तो वापस से रिकवर कर लेगी अपनी लेंथ को। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, मैं तुम्हें एग्जांपल दूं ना, एग्जांपल के पहले हम बहुत कुछ है हमारे पास सीखने के लिए। देखो ये हमारे पास रिफिल है, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सीधी है। मैंने इसे प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया, ध्यान दो देखो एकदम सीधी होगी। हुआ क्या, ओ से लेके ए तक लगाते हैं, पहले मैंने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया, डिफॉर्म हुई, लेकिन जैसे छोड़ूंगा सीधी हो जाएगी। अगर थोड़ा सा और करूंगा, अब क्या हुआ देखो, थोड़ी सी बेंड हुई अगर तुम्हें दिखाई दे रही है, लेकिन अगर ये थोड़ी देर छोड़ूंगा तो ये दोबारा से सीधी हो जाएगी, थोड़ी सी आई फर्क, लेकिन ये सीधी हो जाएगी। तो यहां तक आया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं अगेन बेटा, ये प्लास्टिक है वैसे भी, ठीक है, इलास्टिसिटी तो इसकी भी हो सकती है, फिर क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बताया कि बी ए ओ तक वापस चली जाएगी। ओ ए को बोला जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट, और ये जो बी तक बोला जाता है इसे बोलता जाता है इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट। देखो इसके बाद बॉडी डिफॉर्म होने लग जाएगी। मैंने क्या बताया था, यहां तक फोर्स लगाया था, अब इसके बाद अगर मैं स्ट्रेस लगाऊंगा, देखो स्ट्रेस लगाया, अभी बॉडी डिफॉर्म होने लग जाएगी। ये मैंने लगाया सी तक, अब सी तक मैंने इसमें स्ट्रेच किया, मतलब स्ट्रेस लगाया, देखो बॉडी डिफॉर्म होगी। मतलब ये है कि प्रॉपर सीधी नहीं होगी, अब इसमें इतना बेंड रहेगा, मतलब प्रॉपर सीधी नहीं। अगर ध्यान से देखो, यहां से तुम्हें पता लग रहा होगा देख के कि टेढ़ी हुई है, देखो कितनी टेढ़ी हो गई है, बेंड हो गई है। मतलब ये है कि अगर सी पॉइंट तक मैं स्ट्रेस लगाता हूं तो मुझे इतना स्ट्रेन परमानेंट हो जाएगा, इसे बोला जाता है परमानेंट सेट, और ये अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1% होता है, अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1% होता है, मतलब जो जितनी भी लेंथ होगी ये 1% होता है इसका। क्लियर है? मैंने क्या बताया, अच्छा ग्रेटर देन आ गया, सॉरी लेस देन आएगा। मैंने क्या बताया, अगर मैं यहां से लेके यहां तक बी के बाद और ज्यादा स्ट्रेस लगाऊंगा तो थोड़ा सा स्ट्रेस लगाने पे ही ये स्ट्रेन में बदल जाएगा, ठीक है, स्ट्रेन बन जाएगा ना। ये मैंने बताया था यहां से लेके यहां तक, ये थोड़ा सा वैसे रख लेते हैं, ऊपर पॉइंट रख लेते हैं ये वाला, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस तो बढ़ी नहीं रहा, बिल्कुल मैंने फ्लैट कर दिया। एनीवे सी तक आ गया। अब सी से आगे अगर धीरे धीरे स्ट्रेच बढ़ाता रहूंगा, ध्यान देना, सी से आगे देखो ये अभी भी बेंड है, अगर ध्यान से देखो, ये देखो ये अभी बेंड है, सीधा नहीं हुआ है। अगर मैं इससे आगे और ज्यादा फोर्स स्ट्रेस लगाता रहूंगा, एक टाइम पे क्या होगा, ये टूट जाएगा, ठीक है, अभी नहीं टूटा है, बट हाँ अगर मैं लगाता रहूंगा तो ये टूट जाएगा। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट। क्लियर? इसके बाद बॉडी टूट गई, मतलब ये लास्ट एंड, इसके बाद बॉडी टूट जाती है। तो मैंने क्या बताया, ओ से ए तक बहुत बढ़िया प्रोपोर्शनल लिमिट होगी, ओ से बी तक इलास्टिक लिमिट होगी, मतलब रीगेन करेगा, ओ से सी तक रीगेन नहीं करेगा, वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा, जिसको बोला जाता है परमानेंट सेट, जो कि लेस देन 1% होता है। इसके बाद बी से लेके, ध्यान रखना, ये जो प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है बी से शो करने लग जाता है। प्लास्टिक बिहेवियर करता है जब वो बॉडी डिफॉर्म हो रही है, तो बी से स्टार्ट हो जाता है, बी से डी तक ये जो जितना भी बिहेवियर दिखाई दे रहा है सारा प्लास्टिक बिहेवियर है। सी पॉइंट पे अगर मतलब स्ट्रेस छोड़ोगे तो रीगेन तो करेगा, लेकिन ऐसे रीगेन नहीं करेगा, वो डायरेक्ट रीगेन करेगा, मतलब एक परमानेंट सेट बन जाएगा। फिर स्ट्रेस लगाऊंगा, धीरे धीरे वो ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंचेगा और वो टूट जाएगा। क्लियर है? तो स्ट्रेस स्ट्रेन का वो बहुत इजी था, मतलब लास्ट में हमने क्या किया, बेसिकली सी के बाद मैंने इसको 4 भी लगा दिया और ये 5 भी लगा दिया। जब 4 भी लगा दिया 5 भी लगा दिया तो क्या होगा, और वैसे जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये फ्रैक्चर हो जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट, या फिर इसे बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। यहाँ पे लगता है जो वो लगता है अल्टीमेट स्ट्रेस, यहाँ लिख देता हूँ इजी रहेगा तुम्हारे लिए। जो यहाँ पर स्ट्रेस लगता है उसे बोला जाता है अल्टीमेट स्ट्रेस,
और जो यहाँ पर लगता है इसे बोला जाता है टेंसाइल, क्योंकि चेंज हो रहा है ना, जो यहाँ पे लगता है इसे बोला जाता है टेंसाइल स्ट्रेस या स्ट्रेंथ ही बोल सकते हैं। क्लियर है? तो जो यहाँ पे लगा वो टेंसाइल स्ट्रेस और जो यहाँ लगा वो अल्टीमेट स्ट्रेस, जिसके बाद बॉडी डिफॉर्म हो गई है या फिर फ्रैक्चर हो गई है। क्लियर है? ये था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखो अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम पढ़ते हैं बेसिकली, जैसे डक्टाइल मटेरियल है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होगा, एंड इलास्टिक मटेरियल तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होगा, ये देखना है हमें। देखो तो उस केस में क्या होता है, ध्यान देंगे, ऐसे बनाते हैं, मार्कर ये भी रख लेते हैं और ये भी रख लेते हैं, बेटर है, ये दोनों रख लेते हैं। देखो अगर मैं बात करूं सबसे पहले डक्टाइल का, देखो डक्टाइल के अंदर हमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए। मतलब डक्टाइल के अंदर एक चीज याद रखोगे तुम कि प्लास्टिक रेंज बहुत ज्यादा होती है, लार्ज प्लास्टिक रेंज, प्लास्टिक रेंज काफी होती है। तो सिंपल ये ग्राफ बनाया, ये प्रोपोर्शनल, इसके बाद वो खत्म, बस ये आ गया हमारे पास डक्टाइल मटेरियल का। दूसरा अगर मैं बात करूं मेलिएबल की, मेलिएबल मटेरियल में क्या करते हैं, देखो डक्टाइल में ऑब्वियस हम खींचते हैं, लेंथ बढ़ाएंगे, मेलिएबल में क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, शीट बनाएंगे। तो शीट कैसे बनती है उसके लिए ग्राफ उल्टा बन जाएगा। यहां से आ गया हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद यहां से बढ़ा और ये रहा। तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पे तुम यहाँ पे कंप्रेशन कर रहे हो और यहाँ पे तुम्हें डिफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, या फिर स्ट्रेन मिल रही है, ये बोल सकते हैं। मैंने उल्टा लिख दिया आई थिंक, वेट, कंप्रेशन, हाँ ठीक है ये होएगा ना, एक्स एक्सिस ये रहा हमारा। तो यहां से हम फोर्स लगा रहे हैं सॉरी, और यहां से हमें कंप्रेशन मिल रही है, ठीक लगा रहा था मैं। क्लियर है? ये आ गया वही सेम प्रोपोर्शनल लिमिट, इसके अपर यील्ड पॉइंट, इसके यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट हो गया। ये रहा मेलिएबल मटेरियल का ऐसा बनता है, डक्टाइल मटेरियल का ऐसा बनता है। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन का हमने इतना ही था। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करने वाले हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, ये टर्म्स यूज होती हैं, वो टर्म्स लिख दो, इसके बाद बना लो, 3 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है, बहुत अच्छे मार्क्स देके जाता है। ठीक है, तो बस अच्छा एक और चीज़, हाँ एक और, अगर मैं तुम्हें इलास्टोमर बताऊँ, एक चीज़ होती है इलास्टोमर। इलास्टोमर की क्या होती है, स्ट्रेच बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इतनी ज़्यादा इलास्टिक लिमिट होती है उसकी, बहुत ज़्यादा। हमारी बॉडी के अंदर एक ओर्टा होती है, ओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी बेसिकली, जो कि अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है। तो वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक ऑब्जेक्ट है या थिंग है, जिसको हम खींचते रहे बहुत दूर तक स्ट्रेच होती है, छोड़ोगे तो वापस रिगेन कर लेती है अपनी शेप एंड साइज को। तो ओर्टा इज द इलास्टोमर, तो इसको बोला जाता है इलास्टोमर। क्लियर है? तो बस आज की वीडियो में इतना ही, पार्ट नंबर 5 हमने खत्म कर दिया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर करो वीडियो को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।